हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इम्बाइट। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का स्टार्ट कर दिया था, पार्ट 1 किया था। और आज हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करना है। तो जिन लोगों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो लोग देख लें पहले, वरना आधी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब चलिए शुरू करते हैं। We have studied that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, जब भी कोई current carrying conductor को place किया जाता है magnetic field में इस तरह से कि उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से क्या हो, परपेंडिकुलर हो। मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा फोर्स जो है क्या कॉज करता है, कंडक्टर को मूव करने के लिए। मूव इसी वजह से कंडक्टर करता है, इसी फोर्स की वजह से। तो नाउ लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ कंडक्टर इज़ मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ऐसी सिचुएशन चलिए इमेजिन करते हैं जिसमें जो कंडक्टर है वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है अराउंड अ फिक्स कंडक्टर। एक फिक्स कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है, तो क्या होगा। तो ये जो है फर्स्ट स्टडी किया था इंग्लिश साइंटिस्ट ने, माइकल फैराडे ने, वो भी 1831 में। फैराडे ने एक डिस्कवरी की थी कि कैसे एक मूविंग मैग्नेट जो है वो जनरेट कर सकता है इलेक्ट्रिक करंट। मूविंग मैग्नेट कैसे उनको यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक करंट्स जनरेट कर सकते हैं। तो यही ऑब्ज़र्व करने के लिए, इसी इफ़ेक्ट को ऑब्ज़र्व करने के लिए चलिए एक एक्टिविटी नीचे दी हुई है, इसको देखते हैं। टेक अ कॉइल ऑफ वायर ए बी वायर की हम लोगों ने एक कॉइल ली है, हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ढेर सारे उसमें टर्न्स हैं। तो कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कॉइल टू अ गैल्वेनोमीटर। अब जो जो कॉइल के एंड्स हैं उसको गैल्वेनोमीटर से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। अब जो है कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है इसमें क्या लिखा हुआ है कि टेक अ कॉइल ऑफ बार मैग्नेट, टेक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट एंड मूव इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द एंड बी ऑफ द कॉइल। बी एंड की तरफ हमको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेना है, उसका जो नॉर्थ पोल है उसको बी एंड की तरफ लेके जाना है। तो क्या आप गैल्वेनोमीटर में कोई चेंज देखते हैं। इस तरीके से देखिए एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो ये पूरी, ये देखिए कॉइल है, और जो हमने एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है, ये देखिए इसको जो है बी एंड से क्या किया है, बी एंड की तरफ लेके गए हैं, और ये कॉइल जो है गैल्वेनोमीटर से क्या है, कनेक्टेड है। देयर इज़ अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, से टू द राइट। राइट की तरफ क्या हो जाता है, गैल्वेनोमीटर की नीडल का डिफ्लेक्शन होता है। ये इंडिकेट करता है कि करंट जो है प्रेजेंट है कॉइल में, ए बी कॉइल में करंट प्रेजेंट है। और डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है द मोमेंट द मोशन ऑफ मैग्नेट स्टॉप। जैसे ही मैग्नेट का मोशन हम स्टॉप कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाता है। नाउ विड्रॉ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। अब आपको क्या करना है, नॉर्थ पोल जो मैग्नेट का है उसको कॉइल से दूर लेके जाइए। अब जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा लेफ़्ट की तरफ, इधर आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ये शो करता है कि करंट जो है अब उसने जो है अपनी डायरेक्शन जो है क्या कर ली है, शोइंग द करंट इज़ नाउ सेट अप इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फर्स्ट। है ना, डायरेक्शन क्या हो गई है करंट की, ऑपोजिट हो गई है। अब क्या करना है, प्लेस करना है मैग्नेट को स्टेशनरी, प्लेस द मैग्नेट स्टेशनरी एट अ पॉइंट नियर टू द कॉइल। स्टेशनरी उस मैग्नेट को रख दीजिए नियर टू कॉइल, पास में, टूवर्ड्स द एंड, कीपिंग इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द एंड ऑफ बी कॉइल। वी सी द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स टू द राइट। दोबारा जब हमने वही किया तो हमको क्या मिला कि राइट में ही वापस जो है गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है मूव कर गई है। तो अब देखिए व्हेन द कॉइल इज़ मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है। सिमिलरली द नीडल मूव्स टुवर्ड्स द लेफ्ट व्हेन द कॉइल इज़ मूव्ड अवे। फिर जैसे ही लेके जाते हैं वापस जो है
वो लेफ़्ट की तरफ हो जाती है, जैसे ही दूर करते हैं वो लेफ़्ट की तरफ हो जाती है। तो जब कॉइल को स्टेशनरी रख रहे थे विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेट, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेट ड्रॉप्स टू ज़ीरो। जब कॉइल को हम स्टेशनरी रख रहे थे मैग्नेट के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर का क्या हो जा रहा था, ज़ीरो, यहाँ पर आ जा रहा था। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, you can also check that if you had moved south pole of the magnet towards the end B of the coil, deflection in the galvanometer would be just opposite to the previous case. तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमने साउथ पोल की तरफ अगर मूव करते हैं मैग्नेट को टुवर्ड्स एन बी ऑफ द कॉइल, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट होता है। जैसे प्रीवियस केस में हमने नॉर्थ पोल में किया था तो वो राइट की तरफ हो रहा था, तो जब साउथ पोल को करेंगे तो वो ऑपोजिट जस्ट दिखाएगा। When the coil and the magnet are both stationary, जब दोनों को ही स्टेशनरी कर देंगे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। तो इट इज़ दस क्लियर दैट दिस एक्टिविटी बाय फ्रॉम दिस एक्टिविटी that the motion of the magnet with respect to coil produces an induced potential difference। इससे ये प्रूव होता है कि जो मोशन जब हम मैग्नेट का करते हैं कॉइल के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या इंड्यूस करता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस करता है, जिससे क्या होता है, एक इंड्यूस करंट सेटअप होती है सर्किट में, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने बताया कि गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या कर सकता है, करंट जो है, प्रेजेंस ऑफ करंट जो है डिटेक्ट कर सकता है। द पॉइंटर रिमेन्स एट ज़ीरो, ज़ीरो पे रहेगा पॉइंटर, द सेंटर ऑफ द स्केल फॉर ज़ीरो करंट फ्लोइंग। अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो पॉइंटर ज़ीरो रहेगा। इट कैन डिफ्लेक्ट आइदर टू लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द ज़ीरो मार्क डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट होगी, अगर इस डायरेक्शन में है तो लेफ़्ट हो जाएगी नीडल, अगर इस डायरेक्शन में है तो राइट की तरफ शो करेगा, अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है तो स्ट्रेट शो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर और ईएमआई के बारे में। अब माइकल फैराडे कौन थे, इनके बारे में जान लेते हैं। मैंने अभी अभी बताया कि माइकल फैराडे ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, एक बार रिकॉल करिए आप, ठीक है। तो माइकल फैराडे एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे। ही हैड नो फॉर्मल एजुकेशन, ही वर्कड इन अ बुक बाइंडिंग शॉप, एक बुक बाइंडिंग शॉप पे काम करते थे ड्यूरिंग हिज अर्ली ईयर्स। ही यूज्ड टू रीड बुक्स दैट केम फॉर बाइंडिंग, जो भी बाइंडिंग के लिए बुक्स आती थी उनको पढ़ा करते थे। इसी तरह फैराडे ने अपना इंटरेस्ट जो है साइंस में डेवलप कर लिया था। ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी to listen to some public lectures of Humphrey Davy of Royal Institute। इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि कुछ पब्लिक लेक्चर जो है हम्फ्रे डेवी ऑफ रॉयल इंस्टीट्यूट के सुन सके ये। तो इन्होंने केयरफुल नोट्स बना लिए थे। जो डेवी थे उनके डेवी एक प्रोफेसर थे, तो उनके लेक्चर्स की इन्होंने नोट्स बना लिए थे और उन्होंने क्या किया था, डेवी को सेंड कर दिया था। सोन फिर क्या हुआ था कि इनको जो है डेवीज़ लेबोरेटरी में असिस्टेंट का काम मिल गया था एट रॉयल इंस्टीट्यूट। अब जो है इनको असिस्टेंट बना लिया था। अब जो है फैराडे मेड सेवरल पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरीज़। इन्होंने फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कवरीज़ की, जैसे कि ईएमआई के बारे में, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। सेवरल यूनिवर्सिटीज़ कन्फर्ड ऑन हिम द ऑनरी डिग्रीज बट ही टर्न डाउन सच ऑनर्स। फैराडे लव्ड हिज साइंस वर्क मोर देन एनी ऑनर। उनको कोई ऑनर नहीं पसंद थे कि मुझे ऑनर नहीं चाहिए, उनको बस ये था कि मुझे जो है अपना काम करना है, जो कि उनका साइंस से क्योंकि बहुत इंटरेस्ट था, लगाव था, तो ऑनर से ज़्यादा बड़ा उनको अपना काम लगता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ परफॉर्म अ वेरिएशन ऑफ एक्टिविटी 13। तो यहाँ पे नीचे एक एक्टिविटी है 13.9, है ना। तो इसमें क्या है, लेट अस नाउ परफॉर्म अ वेरिएशन ऑफ 13.8 से अलग यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसमें मूविंग मैग्नेट को रिप्लेस करा गया है करंट कैरिंग कॉइल से।
एंड द करंट कैरिंग कॉइल कैन बी वेरीड, और वेरी भी कर सकती है करंट कैरिंग कॉइल। जो करंट है कॉइल में वो वेरी भी कर सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं। टेक टू डिफरेंट कॉइल्स ऑफ कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे क्या किया है, दो कॉइल्स ले लिया है, ठीक है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं। एक में 50 है, एक में 100 है, ठीक है। अब इसको इंसर्ट कर दिया है एक नॉन कंडक्टिंग, ये सिलेंड्रिकल जो रोल है ये नॉन कंडक्टिंग है। तो जैसा कि इसमें शो किया गया है ऐसे ही बिल्कुल किया गया है उसको। अब जो है कनेक्ट करना है कॉइल 1 को, किससे हमने कनेक्ट किया है, सीरीज़ में बैटरी और की से कनेक्ट किया है यहाँ पे, ये देखिए। और जो कॉइल 2 था उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है। अब क्या किया है, की को जैसे ही हमने ऑन कर दिया, ठीक है, जब हमने प्लग कर दिया की को, तो हमने गैल्वेनोमीटर को हमको देखना है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्या यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन क्या दिखा रहा है। अगर जो है नीडल का डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, क्या होता है इसमें आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है ये जो है एक साइड से दूसरी साइड जो है जंप कर रही है, ठीक है, तो एक साइड पे जंप कर जाती है, तो और फिर उसके बाद तुरंत क्या करती है, ज़ीरो पे आ जाती है। तो इस ये क्या इंडिकेट करता है कि मोमेंट्री करंट जो है कॉइल 2 में पास हो रही है, ठीक है, आ रही है। अब हमने क्या किया कि डिस्कनेक्ट कर देते हैं हम कॉइल 1 को बैटरी से। अगर हम इसको डिस्कनेक्ट कर दें बैटरी से, ठीक है, कॉइल 1 को, तो हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि नीडल जो है फिर से मूव करती है, लेकिन ऑपोजिट साइड पे मूव करती है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जो है फ्लो हो रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका यहाँ पे इस एक्टिविटी में हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जैसे ही एज सून एज द करंट इन कॉइल 1 रीचेज आइदर अ स्टेडी वैल्यू और ज़ीरो, द गैल्वेनोमीटर इन कॉइल 2 शोज नो डिफ्लेक्शन। जैसे ही करंट जो है कॉइल 1 में रीच होती है एक स्टेडी वैल्यू या ज़ीरो पे, तो गैल्वेनोमीटर जो है कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करता है। From these observations we conclude that potential difference is induced in coil 2, ठीक है, potential difference is induced in coil 2 whenever the electric current through coil 1 is changing, starting or stopping, है ना। जब भी coil 2 में जो potential difference जो induce हुआ है तभी होता है जब इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होती है कॉइल से, है ना, या फिर चेंज हो रही है कॉइल में, या तो शुरू हो रही है या तो उसको स्टार्ट हो रही है या तो स्टॉप हो रही है ना, तभी वो पोटेंशियल डिफरेंस शो करता है, इंड्यूस होता है उसमें कॉइल 2 में। तो कॉइल 1 को कहते हैं हम प्राइमरी कॉइल और कॉइल 2 को कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो जैसे ही करंट जो है फर्स्ट कॉइल में बदलती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है, उसके उससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी चेंज होती है, ठीक है। दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड सेकेंडरी कॉइल भी चेंज होती है, ठीक है। हेंस द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कॉइल इज द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन इट। देयरफॉर क्या है, हेंस क्या है, जो चेंज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में वो किससे एसोसिएटेड है, वो एसोसिएटेड है जो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हुई है सेकेंडरी कॉइल में उसके साथ। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये क्या है, दिस प्रोसेस बाय विच चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द करंट इंड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, दिस प्रोसेस बाय विच a changing magnetic field in the conductor induces a current in another conductor। मतलब जब क्या होता है कोई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक कंडक्टर में इंड्यूस कर रहा है करंट दूसरे कंडक्टर में, ऐसे ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। In practice, we can induce current in a coil either by moving it in a magnetic field or by changing the magnetic field around them। तो जब हम प्रैक्टिकल करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं करंट कॉइल में, या तो
मैग्नेटिक फील्ड में उसको मूव करके या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड चेंज करके, ठीक है। इट इज़ कन्वीनियंट इन मोस्ट सिचुएशन टू मूव द कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे कन्वीनियंट मेथड कौन सा होता है कि भाई हम मूव ही कर लें, है ना, किसको, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या इसमें दिया हुआ है कि द इंड्यूस करंट इज़ फाउंड टू बी हाईएस्ट। इंड्यूस करंट हाईएस्ट होती है जब डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा हो, राइट एंगल हो मैग्नेटिक फील्ड के। हम लोगों ने फ्लेमिंग्स राइट हैंड यही कहता है, क्या कहता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड, तो इस सिचुएशन में एक सिंपल सा रूल है डायरेक्शन जानने के लिए इंड्यूस करंट की, है ना, कि स्ट्रेच करो पहले थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर राइट की तरफ, राइट वाला हैंड का, ठीक है। ऐसे करना है स्ट्रेच कि सारे ही एक दूसरे को क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। फोर फिंगर क्या इंडिकेट करता है, जैसे ये मान लीजिए कि आपका हाथ है, ठीक है। फोर फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और आगे जो थंब है वो क्या शो कर रहा है, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, ठीक है। थंब क्या शो करना है, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर या मोशन या फोर्स है ये, ठीक है। अब जो है आगे क्या है, मिडिल फिंगर क्या शो कर रहा है, तो मिडिल फिंगर करंट इंड्यूस इन द कंडक्टर शो कर रहा है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो शो करेगा। तो ये सिंपल रूल क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, ठीक है। तो इसको जो है एक बार ट्रायल मार के देख लीजिएगा, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही बेस्ड है ये। तो एक्सपेरिमेंट्स जो है, द एक्सपेरिमेंट स्टडीड अबव जनरेट इंड्यूस करंट, है ना। जो एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने पढ़े थे वो क्या करते हैं, इंड्यूस करंट जनरेट करते हैं, विच इज़ यूजुअली स्मॉल, जो बहुत छोटी होती है। तो इसके जो प्रिंसिपल है, लेकिन हम इसको एम्प्लॉय कर सकते हैं ना कहीं अच्छी जगह पे, है ना, लार्ज करंट प्रोड्यूस करने के लिए घरों और इंडस्ट्री में। तो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर आप लोगों ने देखे होंगे रखे होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करते हैं टू रोटेट अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो यूज़ होती है कंडक्टर को रोटेट करने में मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है डायग्राम में, कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। यहाँ पे क्या है, ABCD रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है, जिसको कहाँ प्लेस किया गया है, दो परमानेंट मैग्नेट के पोल्स पे, ठीक है। पोल्स लिए गए हैं दो परमानेंट मैग्नेट के, उनके बीच में रखा गया है। द टू एंड्स ऑफ दिस कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू रिंग्स R1 एंड R2। ये देखिए दो रिंग्स आपको दिख रही होगी, यहाँ पे दो रिंग्स हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या थी, अच्छा हम लोगों ने इससे पहले भी कुछ पढ़ा था जिसमें ऐसे सेम कंस्ट्रक्शन था, बस वहाँ पे क्या था, स्प्लिट रिंग्स था। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसको भी कंफ्यूज मत होइएगा उसमें और इसमें, ठीक है, दोनों थोड़े अलग हैं। द टू एंड्स ऑफ दिस कॉइल आर जनरेटेड टू टू रिंग्स R1 एंड R2। जो रिंग्स हैं उसको एक को R1 से कनेक्ट किया गया है और एक को R2 से कनेक्ट किया गया है। अब आगे चलते हैं। द इनर साइड ऑफ दीज रिंग्स आर मेड इंसुलेटेड। ये वैसे ही है बिल्कुल जैसे स्प्लिट रिंग में भी था, है ना, इंसुलेटेड, अंदर का साइड को इंसुलेटेड करके रखा जाता है, इंसुलेटेड बनाया जाता है। द टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस B1 एंड B2। ब्रशेस आप देख रहे होंगे, है ना, ब्रशेस यहाँ पे बने हुए हैं B1 एंड B2। इनको जो है प्रेस करके रखा जाता है सेपरेटली ऑन द रिंग्स, है ना, R1 और R2 में, ठीक है। द टू रिंग्स R1 एंड R2 आर इंटरनली अटैच टू एक्सेल। और ये R1 और R2 इंटरनली किससे अटैच होते हैं,
इस एक्सेल से। ये क्या है? एक्सेल है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इस एक्सेल को जो है मैकेनिकली क्या किया जाता है? रोटेट किया जाता है फ्रॉम आउटसाइड टू रोटेट द कॉइल इनसाइड द मैग्नेट। इसको बाहर से जो है मूव किया जाता है, और इसी से क्या होता है, ये कॉइल जो है मूव करने के लिए किया जाता है इसको रोटेट, ठीक है। तो आउटर एंड्स ऑफ द टू ब्रशेस आर कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होता है। ये शो करता है कि फ्लो ऑफ करंट जो है हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर्किट में, ठीक है। तो जैसे ही जब एक्सल जो अटैच्ड होती है, जो एक्सल अटैच्ड होती है टू द टू रिंग्स, जैसे ही उसको रोटेट करते हैं, इस तरह से रोटेट करते हैं कि ए बी जो होता है, ए बी ये ऊपर की तरफ मूव होता है, और सी डी जो है ये नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में। और ये क्या है? परमानेंट मैग्नेट्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस बाय परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो अगर हम ये कह दें कि ए बी सी डी को अगर रोटेट किया गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो इंड्यूस डायरेक्शन के इंड्यूस करंट जो है कि क्या होगी, कहाँ होंगी जनरेट। तो ये देखिए ए बी से, ठीक है, इंड्यूस करंट जो है फ्लो करेगी इन डायरेक्शन ए बी एंड सी डी, ऐसे, ठीक है। तो 10 इंड्यूस करंट कहाँ से फ्लो कर रही है? ए बी सी डी ऐसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो अगर जो है लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स हैं अगर कॉइल में, तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक करंट जो है हर टर्न में ऐड अप होती जाती है ना, तो लार्ज करंट जो है प्रोड्यूस हो जाती है कॉइल में, ठीक है। ये सब इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिए साथ साथ में, मैं वही बातें बोल रही हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि करंट जो है एक्सटर्नल सर्किट में कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है? B2 से B1, ये रहा B2, B2 से B1 ऐसे फ्लो करेगी। यहाँ से यहाँ जाएगी, बाहर में ऐसे होगा, अंदर में ऐसे होगा, ठीक है। तो आफ्टर अ हाफ रोटेशन sorry, after half a rotation arm CD starts moving up। आधा रोटेशन जैसे हो जाता है तो सीडी ऊपर मूव करने लगता है, ए बी नीचे मूव करने लगता है। एज अ रिज़ल्ट जो डायरेक्शन होती हैं बोथ आर्म में वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है? नेट इंड्यूस करंट जो है प्रोड्यूस हो जाती है डायरेक्शन DCBA, ऐसे उल्टी हो जाती है। वही जैसे ही जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा था इससे पहले वाले में, बिल्कुल वैसे ही होता है। अब आगे जो है सच नहीं, यहाँ पे थे हम लोग ना, हाँ। तो हाँ, द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट नाउ फ्लोज फ्रॉम B1 टू B1, जस्ट ऑपोजिट B1 टू B2, जस्ट जैसे पहले में हुआ था, है ना। उसमें क्या था? क्लॉकवाइज हो रहा था सब कुछ, अब जो है सब उल्टा चलने लगेगा, ठीक है। दस आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द पोलैरिटी ऑफ करंट इन द रिस्पेक्टिव आर्म्स चेंजेस। तो पोलैरिटी क्या हो रही है? हर हाफ रोटेशन में चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ऐसी करंट जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ये बात जो है दिमाग में रख लीजिएगा अपने। ऐसी जो है करंट जो डायरेक्शन चेंज कर ले हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट या AC कहते हैं। और ऐसा डिवाइस को क्या बोलते हैं? AC जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें डायरेक्ट करंट चाहिए, है ना, डायरेक्ट करंट यानी DC विच डज़ नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विद टाइम, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। तो AC और DC में यही अंतर है कि DC करंट जो है अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करता है टाइम के साथ, लेकिन AC क्या कर लेता है? अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अ स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज। अगर हमको DC करना है, DC करंट चाहिए, तो हमें क्या यूज़ करना होगा? एक स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर यूज़ करना होता है, ठीक है। जैसे याद होगा, है ना, जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है उसमें हम लोगों ने यही स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के बारे में पढ़ा था।
With this arrangement, one brush is at all times in contact with the arm moving up in the field, while the other is in contact with the arm moving down. ठीक है. We have seen the working of split ring commutator in case of electric motor. अभी मैंने आपको बार बार यही बता रही हूँ कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा था तो उसका भी यही सेम स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का वहाँ पे वर्किंग हमने वहाँ पे क्या प्रोड्यूस की थी हमने. ठीक है. तो थोड़ा सा उसको जाके प्रीवियस, जिन बच्चों को ध्यान नहीं आ रहा है वो उसको प्रीवियस वीडियो में जाके फिर से उसको देख लें. ठीक है. दस यूनी डायरेक्शनल करंट इज़ प्रोड्यूस. यूनी डायरेक्शनल करंट जो है प्रोड्यूस होती है. ऐसे जनरेटर को डीसी जनरेटर कहते हैं. ठीक है. तो द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ दैट डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन. जो डायरेक्ट करंट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करती है, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन क्या करती है, रिवर्स करती रहती है अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली. हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अपनी डायरेक्शन रिवर्स करती रहेगी. तो ज़्यादातर जो पावर स्टेशंस होते हैं कंस्ट्रक्टेड, है ना, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसी. ठीक है. इंडिया में एसी चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड. एसी डायरेक्शन जो है हमारे देश में हर 1/100 सेकेंड में चेंज होता रहता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है. दैट इज़ फ्रीक्वेंसी एसी की कितनी होगी, 50 हर्ट्ज़. ठीक है. तो एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी इज़ दैट इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी. तो एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज एसी का क्या होता है डीसी पे, कि इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वो हम लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, है ना, विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी. ठीक है. ज़्यादा लॉस जो है एनर्जी का नहीं होता है. अब चलिए देखते हैं यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक, ये शायद है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में. हमारे होम्स में जो सप्लाई जो हमको मिलती है ना, इलेक्ट्रिक सप्लाई थ्रू अ मेन सप्लाई ऑल्सो कॉल्ड मेन्स, आइदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स और अंडरग्राउंड केबल्स. या तो भाई इस खोपड़ी पे इसमें ओवरहेड लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने या तो जो पोल्स होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक पोल्स, खंबे, है ना, उस पे, या तो, है ना, हमारे जो वायर्स होते हैं, मेन सप्लाई जो आती है वो या तो वहाँ से आती है या तो फिर अंडरग्राउंड केबल्स के थ्रू आती है. ठीक है. तो वन ऑफ द वायर्स इन दिस सप्लाई यूजुअली विद रेड इंसुलेशन कवर, है ना. तो जो वायर्स होती हैं इस सप्लाई में, इनमें 3 वायर्स होती हैं. ठीक है. तो आपको ये, जिन लोगों को नहीं पता है, एक रेड होती है, रेड कलर की होती है, एक ग्रीन कलर की होती है और एक ब्लैक कलर की होती है. ठीक है. तो जो रेड वाली होती है, जिसमें रेड इंसुलेशन वायर होता है, इंसुलेशन कवर होता है, सॉरी, उसको लाइव वायर बोलते हैं. ठीक है. लाइव वायर बोलते हैं, या पॉजिटिव होता है ये. ठीक है. और अनदर वायर जो ब्लैक इंसुलेशन जिसका होता है उसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं. न्यूट्रल वायर यानी नेगेटिव. ठीक है. तो हमारी कंट्री में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, वो 220 वोल्टेज होता है. ठीक है. यानी कभी अगर किसी के घर में स्टेबलाइज़र हो, उसको एक बार ऑन करके देखना तो इतना ही वोल्टेज दिखा रहा होगा. ठीक है. 220 वोल्ट. आगे चलते हैं. एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस दीज वायर पास इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू द मेन फ्यूज़. ठीक है. मेन फ्यूज़ में हमारे मीटर बोर्ड पे जो है ये वायर जो है पास होती हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर में. ठीक है. मेन फ्यूज़ से. थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स इन द हाउस. मेन स्विच से ये लोग क्या होती हैं, ये कनेक्ट हो जाती हैं लाइन वायर जो हमारे घरों में है वहाँ पे कनेक्ट हो जाती हैं. दीज वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट्स विद इन आर द हाउस. और यही वायर जो है हमारे घर में पूरा जो है इलेक्ट्रिक सर्किट से
कनेक्ट हो जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं हमारे घरों में, कमरों में, ठीक है। ऑफन टू सेपरेट सर्किट्स आर यूज, वन ऑफ 15 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर अप्लायंसेस, और जो है ठीक है वन ऑफ कहाँ गए हम लोग, वन ऑफ 15 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर अप्लायंसेस विद हायर पावर रेटिंग्स सच एज गीजर्स, एयर कूलर एक्सेट्रा। तो दो सेपरेट सर्किट्स यूज़ किए जाते हैं, है ना। एक 15 एम्पियर करंट रेटिंग की होती है उन अप्लायंसेस के लिए जिनको हाई पावर चाहिए होता है, जैसे गीज़र हो गए, एयर कूलर्स हो गए, एसी हो गए, ये सब। बाकी के जो होते हैं वो 15 एम्पियर करंट रेटिंग होती है उनकी, जैसे बल्ब और फैंस के लिए, ठीक है। एक होती है अर्थ वायर, अभी मैंने ग्रीन लिखा था फिर उसे इरेज कर दिया, ठीक है। तो अर्थ वायर जो होती है, ठीक है, वो ग्रीन कलर की होती है, उसका इंसुलेशन का वो ग्रीन होता है, इज़ यूजुअली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट डीप इन दी अर्थ नियर द हाउस। तो इसको क्या किया जाता है, एक मेटल प्लेट जो है वो हमारे घर के ही पास अर्थ में, है ना, अर्थ के मतलब ज़मीन के अंदर रहता है वो, ठीक है। तो उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। ये किस लिए होता है, सेफ्टी मेजर के लिए होता है ना, स्पेशली उन अप्लायंसेस के लिए जिनकी बॉडी कैसी होती है, मेटालिक होती है, मेटालिक बॉडी होती है। फॉर एग्जांपल जो हमारा इलेक्ट्रिक प्रेस होता है, मान लो टोस्टर है, टेबल फ़ैन है, रेफ्रिजरेटर है, इन सब के लिए होता है। तो जो मेटालिक बॉडी होती है वो कहाँ कनेक्टेड होती है, वो कहाँ होती है, अर्थ वायर से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, करंट को पास करने के लिए लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करती हैं। दस इट इंश्योर्स दैट एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटालिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस, ये इंश्योर करता है कि कोई लीकेज अगर है करंट का मेटालिक बॉडी पे, है ना, जो हम अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं उसका, उसमें अगर कोई लीकेज है तो उसका पोटेंशियल जो है वो जो है क्या करता है, कीप्स इट पोटेंशियल टू दैट ऑफ अर्थ, ठीक है। एंड द यूज़र मे नॉट गेट अ सीवियर शॉक, हमें शॉक लगने से बच जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस था किसका, अर्थ वायर का। तो आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने अभी तक जो भी पढ़ा पूरा कॉमन डोमेस्टिक सर्किट का ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। मेन सर्किट्स ये देखिए, मेन अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक बोर्ड जो हमारा फ्यूज़ होता है वहाँ पे, फिर इलेक्ट्रिक मीटर में देखिए कैसे जुड़ा हुआ है ये दोनों। जो अर्थ वायर है वो हमारे सर्किट में नहीं आया है, ये क्या हुआ है यहाँ, ये देखिए अर्थ वायर जो है ऐसे कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अब जो है देखिए आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ये देखिए जो है हमारे घरों में होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, कई सारे वो लगे रहते हैं, एमसीबीज़ लगे रहते हैं, है ना, हर चीज़ के अलग एमसीबी, ये एसी के हैं, ये गीज़र के हैं, ये 2 कमरों के हैं, है ना, इस तरीके से, और ये पूरे सेपरेट रूम्स का फ्यूज़ेस हैं, ठीक है। तो आगे चलिए बढ़ते हैं, फिगर 13.20 gives a schematic of one of the common domestic circuits. In each separate circuit, different alliances can be connected across the live or neutral wires. Each appliance has separate switch on and off to flow of current through it. ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। हर अप्लायंस में जो है के लिए जो है सेपरेट स्विच होती है, ये भी आपके घर में है तो आप घर में भी प्रैक्टिकल देख सकते हैं। इन ऑर्डर दैट ईच अप्लायंस हैज़ इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, इनको कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ये देखिए ये सारे कैसे कनेक्टेड है, यहाँ पूरा ये पूरा पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। और ये क्यों किया गया है पैरेलल में कनेक्ट, जिससे क्या हो, सब जगह बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, ताकि इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे सब में, इसलिए इनको पैरेलल में करते हैं कनेक्ट। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ फ्यूज़ इन प्रीवियस चैप्टर। अ फ्यूज़ इन अ सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज टू द अप्लायंसेस। फ्यूज़ क्या करता है, फ्यूज़ का क्या काम होता है, ये प्रिवेंट करता है डैमेज टू अप्लायंसेस, है ना,
कोई भी अप्लाइंसेस हमारे ख़राब नहीं होते, कभी कोई भी प्रॉब्लम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो क्या होता है, सबसे पहले सारी फ्यूज़ हमारा क्या हो जाता है, वो अपना नुकसान करता है ना। फ्यूज़ उड़ जाता है, कहते हैं ना फ्यूज़ उड़ गया है, लाइट चली गई है। तो हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं उनमें कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग जब हो जाती है, ओवरलोडिंग कब होती है, overloading can occur when the live wire and the neutral wire come in direct contact। overloading अब कैसे होती है, ठीक है, तो overloading तब होती है जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक एक दूसरे से कनेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, दिस अकर्स व्हेन द इंसुलेशन ऑफ वायर इज़ डैमेज। जब जैसे कभी कभी क्या होता है, तार जो है पिघलने लगते हैं, तो उनकी जो अंदर की जो वायर्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती हैं। या तो वहाँ पे क्या है, इंसुलेशन वायर डैमेज हो गई है, या तो फिर वहाँ पे क्या है, फॉल्ट हो गई है, अप्लाइंसेस में कोई फॉल्ट होती है, कोई अगर अप्लाइंस ख़राब हो जाता है या उस किसी चीज़ की आईपी उड़ गई है, ठीक है, या शॉर्ट सर्किटिंग हो गई है उसमें, ठीक है, तो क्या होता है, फ्यूज़ उड़ जाती है ना। अपने आप सारे घर की बत्ती चल जाती है, जिससे क्या हो, नुकसान ना हो, आपको ना चोट लगे या फिर आपके अप्लायंस ख़राब ना हो, ठीक है। इसी को शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस फ्रॉम अ पॉसिबल डैमेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। द जूल हीटिंग दैट टेक्स प्लेस इन द फ्यूज़ मेल्ट्स इट टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। जो जूल हीटिंग होती है, जो फ्यूज़ में होती है, वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है, और क्या करता है, वो मेल्ट कर देता है, और सॉरी वो मेल्ट नहीं हो जाता है, वो मेल्ट कर देता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो ओवरलोडिंग जो है और कैसे अकर हो सकती है, मान लीजिए कहीं पे हाइक हो गया वोल्टेज में, बढ़ गया एकदम से वोल्टेज, है ना, तो वहाँ पे ओवरलोडिंग हो जाती है। कई सर्किट जो है जो हमारे अप्लाइंसेस होते हैं कई बार ही ख़राब भी हो जाते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स ओवरलोडिंग इज़ कॉज बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लाइंसेस टू द सिंगल सॉकेट। एक सिंगल सॉकेट में अगर आपने बहुत सारे अप्लाइंसेस कनेक्ट कर दिए हैं तो वहाँ पे भी उस वजह से भी ओवरलोडिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा चैप्टर फिनिश। अगर कोई डाउट है या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बता सकते हैं, मैं उसको आपकी डाउट सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।